Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we will discuss about epidemiological methods. BSN semester 6 epidemiology का यूनिट 7th है ये epidemiological methods. So first of all, what is epidemiological methods? वो methods जिससे हम किसी भी डिजीज़ के बारे में हम स्टडी करें, ठीक है, या उस डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स या उसके काजेज़, ठीक है, या न्यू केसेस, इंसिडेंस, प्रीवलेंस रेट वगैरह। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं ऐसे मेथड्स को, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स। अब इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हैं डिस्कस द डिस्क्रिप्टिव in term of time, place and person, discuss the analytical and basic concept of cross-sectional studies, and describe the intervention or experimental study. ठीक है, सो पहला है हमारे पास व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी। सो द वर्ड एपिडेमियोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। द वर्ड इपी मीन upon, demo means people, and logos mean study. So in short, the word epidemiology means study upon people or study among the people is called epidemiology. WHO ने 2017 में एपिडेमियोलॉजी को कुछ इस तरह डिफाइन किया था कि एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स। सो एपिडेमियोलॉजी के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन में हम बेसिकली देखते हैं कि एक डिजीज़ जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये हम किस बेस पे देखते हैं? टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ठीक है, कि किस टाइम जो है ये डिजीज़ जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, और प्लेस कौन सा है, कौन सी प्लेस में, एंड कौन से पर्सन्स या कौन सी कम्युनिटी के लोग जो है या कौन सा पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड है या कौन सी पॉपुलेशन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दूसरा कंपोनेंट है डिटर्मिनेंट्स। सो डिटर्मिनेंट्स में हम बेसिकली देखते हैं कि रीज़न क्या है, काजेज, एजेंट्स एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज़ या हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट। तो उसके जो हम रीज़न, कॉजेज, एजेंट्स एंड फैक्टर्स देखते हैं वो हम डिटर्मिनेंट्स में देखते हैं। सो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इंक्लूडिंग डिजीज़, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स जो हम देखते हैं ये किस चीज़ के देखते हैं? हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स के या इवेंट्स, या इसमें डिजीज़ जो है वो भी इंक्लूड है। एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू द कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इस एप्लीकेशंस को यूज़ करके, इस स्टडी को यूज़ करके हम किसी डिजीज़ को कंट्रोल कैसे करेंगे, ये भी हम किस में स्टडी करते हैं? एपिडेमियोलॉजी में। इसके बाद है हमारे पास स्टडी डिज़ाइन और स्टडी मेथड। So a study design is a specific plan or protocol for conducting the study which allows the investigator to translate the conceptual hypothesis into an operational one. अब स्टडी डिज़ाइन या मेथड क्या है? ये एक स्पेसिफिक प्लान या प्रोटोकॉल जो है वो हम बनाते हैं, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग द स्टडी, ठीक है। किसी भी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए हम अपना एक स्पेसिफिक प्लान या प्रोटोकॉल जो है वो बनाते हैं। किस लिए? विच एलोज द इन्वेस्टिगेटर टू ट्रांसलेट द कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस इनटू एन ऑपरेशनल वन, कि एक कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस को ऑपरेशनल वन में ट्रांसलेट करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी डिजीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल मेरे जहन में कोई हाइपोथेसिस, कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस सबसे पहले क्रिएट होगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं समझूं कि कोविड जो है या कोविड-19 जो है
ये क्यों फैल रहा है, ठीक है। ये एक हाइपोथेसिस जो है, एक कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस जो है, ये मेरे माइंड में क्रिएट हो गया। अब इसको ऑपरेशनल वन में चेंज करना, ट्रांसलेट करना, इसके लिए मैं प्रैक्टिकल काम करूँगा, ठीक है, कि ये क्यों फैल रहा है उसके लिए मैं काम करूँगा। इसके लिए अब इस कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस को ऑपरेशनल में या प्रैक्टिकल में ट्रांसलेट करने के लिए, चेंज करने के लिए मैं एक स्पेसिफिक प्लान या प्रोटोकॉल जो है वो बनाऊंगा इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। तो बेसिकली ऐसे स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी डिज़ाइन और स्टडी मेथड। एपिडेमियोलॉजी मेथड्स, सो 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं एक्सपेरिमेंटल और दूसरे होते हैं ऑब्जर्वेशनल, ठीक है। अब ये जो मेथड्स हैं, ये जो प्लान हम बनाते हैं, प्रोटोकॉल जो है वो हम बनाते हैं स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, इसके 2 टाइप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल। फिर ऑब्जर्वेशनल जो है, अब ऑब्जर्वेशनल में हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क जो है वो नहीं होता है। जबकि एक्सपेरिमेंटल में हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल या साइंटिफिक वर्क को क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं। ऑब्जर्वेशनल जो है, इसके फिर 2 टाइप्स होते हैं, एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। फिर एनालिटिकल के मज़ीद टाइप्स है केस कंट्रोल, कोहॉर्ट एंड क्रॉस सेक्शनल एंड इकोलॉजिकल स्टडी। एंड डिस्क्रिप्टिव की भी अपने टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास केस कंट्रोल, केस सीरीज एंड इकोलॉजिक स्टडी। ये इकोलॉजिक स्टडी जो है ये इन्होंने यहाँ पर एनालिटिकल में दिया है, लेकिन बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की भी अपने टाइप्स हैं, जिस तरह मैंने बताया कि केस सीरीज, केस कंट्रोल एंड इकोलॉजिकल स्टडी, इन सारों को हम वन बाय वन जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एपिडेमियोलॉजी मेथड्स, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी होता है, एनालिटिकल स्टडी होता है एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं। सो डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है ये बेसिकली क्या है, इट्स एग्जामाइन पैटर्न्स ऑफ डिजीज़। जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम क्या देखते हैं, पैटर्न ऑफ डिजीज़, कि एक डिजीज़ जो है वो कब अराइज हो गया, वो किस जगह में अराइज हो गया और कौन सी पॉपुलेशन में अराइज हो गया। तो जब ऐसे स्टडी हम करेंगे जिसमें हम पैटर्न ऑफ डिजीज़ मालूम करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, ऐसे स्टडी को डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहते हैं। एनालिटिकल स्टडी जो है ये है स्टडी ऑफ सस्पेक्टेड काजेज ऑफ डिजीज़। अब उस डिजीज़ के अगर मैं काज मालूम करना चाहूँ, तो इसके ऊपर जब मैं काज मालूम करने के लिए जब मैं स्टडी करूँगा, तो ऐसे स्टडी को क्या कहते हैं, एनालिटिकल स्टडीज़। एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है कंपेयर ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में उस पर्टिकुलर डिजीज़ या जिसका हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी में पैटर्न ऑफ डिजीज़ हमने मालूम किया, एनालिटिकल स्टडी में हमने उस डिजीज़ का काज मालूम किया, अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमने क्या किया, उसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो बना दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोविड है, ठीक है, तो कोविड का सबसे पहले कौन सी स्टडी की गई थी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। पैटर्न ऑफ डिजीज़ जो है वो मालूम किया था कि कोविड जो है ये चाइना के एक शहर वुहान से जो है ये अराइज हो गया है, ठीक है, और कब अराइज हो गया है, 2019 में। अगर ये था इसका डिस्क्रिप्टिव स्टडी। अगर ये एनालिटिकल स्टडी, इस कोविड का एनालिटिकल स्टडी करेंगे तो इसका हम काज मालूम करेंगे, तो काज उसका क्या है, कोरोना वायरस। फिर हम आ गए एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन जो है वो मालूम करते हैं, ठीक है। सो कोविड का फिर वैक्सीनेशन एक प्रिवेंशन जो है वो आ गया। इसके अलावा जो है वो मास्क पहनना, ठीक है, इसके साथ साथ ये सैनिटाइज़र वगैरह, तो ये सारा कुछ क्या है, फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। अब इनके मज़ीद कुछ टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले है हायरार्की ऑफ एपिडेमियोलॉजिक स्टडी डिज़ाइन, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि हम एक हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट करते हैं
और फिर उस हाइपोथेसिस का इफ़ेक्ट या अगर हमें इफ़ेक्ट मालूम है तो हम काज मालूम करते हैं, और अगर काज मालूम है तो हम इफ़ेक्ट जो है वो मालूम करते हैं। इसका एक हायरार्की है, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप जा रही है। सबसे पहले है इसमें केस रिपोर्ट्स, फिर है केस सीरीज, फिर है इकोलॉजिक स्टडीज़, फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, फिर केस कंट्रोल स्टडीज़, कोहार्ट स्टडीज़ एंड रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। अब जो हम एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स की बात कर रहे थे कि वो कौन से मेथड्स हैं जिसको हम फॉलो करके हम किसी डिजीज़ का काज, ठीक है, या डिजीज़ इफेक्ट या एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर्स, इंसिडेंस या प्रिवेलेंस वगैरह डिजीज़ के बारे में जब हम स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली वो जो मेथड्स हैं वो सारे ये हैं, ठीक है। अब ये एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास टू टाइप्स हैं, ऑब्जर्वेशनल एंड सेकंड वन क्या था, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो इसमें हम हमारे पास सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे। सो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में फिर टू टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, एंड इसके अंदर फिर सब टॉपिक्स है, सब टाइप्स है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव में हमने बताया था कि टाइम, प्लेस एंड पर्सन या डिजीज पैटर्न जो है वो हम स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले है केस रिपोर्ट। सो केस रिपोर्ट क्या होता है? केस रिपोर्ट मीन कि जब एक डिजीज जो है वो आप स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एक पर्सन की डिजीज जो है वो आप स्टडी करना चाहते हो, उससे आप हिस्ट्री लेना चाहते हो, उसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? केस रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्लिनिक में किसी डॉक्टर के पास पेशेंट जो है वो चला गया और वो उससे हिस्ट्री ले रहा है, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल उस पेशेंट को क्या है, फॉर एग्जांपल डेंगी है, ठीक है। अब उस डेंगी के बारे में वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेगा, उससे हिस्ट्री लेगा। सो बेसिकली ये क्या है, एक पर्सन से जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? केस रिपोर्ट। दूसरा है हमारे पास केस सीरीज़। सो केस सीरीज़ जो है ये है जब हम एक स्पेसिफिक डिजीज़ डिफरेंट या नंबर ऑफ पीपल्स में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? केस सीरीज़। फॉर एग्जांपल, किसी क्लिनिक में डॉक्टर के पास पेशेंट जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। उनमें से फॉर एग्जांपल 5 पेशेंट ऐसे आ गए जो सारे जो है, जो पांचों के पांचों जो है वो डेंगू का शिकायत कर रहे थे। डिजीज़ जो है वो सेम है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल जो है वो इंक्रीज हो गया, 5 पर चला गया। अब जब डिजीज़ जो है वो सेम हो, स्पेसिफिक हो, और पीपल या पेशेंट जो है वो चेंज हो गए, नंबर जो है वो इंक्रीज हो गए, तो ऐसे स्टडी को हम क्या कहते हैं? केस सीरीज स्टडी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल जो है ये डिस्क्रिप्टिव का टाइप नहीं है, ये एनालिटिकल का है, ये नीचे। सो ये हम एनालिटिकल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है इकोलॉजिकल कोरिलेशन स्टडी। अब एक डिजीज़ को, एक स्पेसिफिक डिजीज़ को जब हम एक ग्रुप ऑफ पीपल्स में या किसी कम्युनिटी में या किसी स्पेसिफिक सिटी में या पॉपुलेशन में या एक स्पेसिफिक विलेज में उसको हम स्टडी करना चाहें, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल कोरिलेशन स्टडीज़। देखिए, अब ये एक हायरार्की है। हम पहले क्या था केस रिपोर्ट में? वन पर्सन वन डिजीज़। केस सीरीज़ में वही स्पेसिफिक डिजीज़ है लेकिन नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज हो गए। इकोलॉजिकल या कोरिलेशन स्टडी में फिर वो जो है वो मज़ीद इंक्रीज हो गए, ठीक है। सिटीज़ पर चले गए या विलेज लेवल पर हम एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल वही डेंगू जो है वो हम एक विलेज में जो है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को डेंगू है और वहाँ पर वो हम स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल या कोरिलेशन स्टडी। याद रहे कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम सिर्फ टाइम, प्लेस एंड पर्सन मीन की पैटर्न ऑफ डिजीज पर स्टडी करते हैं।
अब दूसरा है हमारे पास एनालिटिकल। सो एनालिटिकल स्टडी में हमने डिस्कस किया था कि हम कॉज ऑफ डिजीज़ देखते हैं। ऊपर हमने क्या देखा, पैटर्न ऑफ डिजीज़। अब एनालिटिकल में हम कॉज ऑफ डिजीज़ जो है वो मालूम करेंगे। तो इसके फिर मज़ीद 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स के स्टडी होते हैं एनालिटिकल, क्रॉस सेक्शनल, कोहॉर्ट एंड केस कंट्रोल। तो सबसे पहले है क्रॉस सेक्शनल। अच्छा, इन तीनों को समझने के लिए मीन कि यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस होगा वो काज के ऊपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है हमारे पास काज और दूसरा है इफेक्ट, ठीक है। मीन के इस काज का इफेक्ट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल डिजीज, ठीक है। सो एक इफेक्ट है और दूसरा है काज। क्रॉस सेक्शनल स्टडी वो स्टडी है, इसको हम स्नैपशॉट स्टडी भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इस काज एंड इफेक्ट को एट अ टाइम स्टडी करते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल इसका मैं एग्जांपल दूं कि एक कम्युनिटी में एक्सपोजर है, ठीक है, कि वहाँ के लोग जो है वो फैटी डाइट या आयली डाइट जो है, हाई फैट डाइट या आयली डाइट जो है वो ले रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है, रिस्क फैक्टर है, रिस्क मौजूद है कि इन लोगों की जो ब्लड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। अब ब्लड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होना ये एक काज है किस चीज़ का, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का, ठीक है। सो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ क्या हो गया, इफेक्ट, एंड काज क्या हो गया, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब जब हम इस काज एंड इफेक्ट को सिमल्टेनियसली एट अ टाइम जो है वो स्टडी करें तो ऐसे स्टडी को क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। मीन कि आपने क्या किया, आपको एक्सपोजर जो है वो मालूम हो गया कि कम्युनिटी के लोग जो है वो हाई फैट डाइट ले रहे हैं। आपने क्या किया, उसका ब्लड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो आपने मालूम कर दिया, ठीक है। स्क्रीनिंग कर दी उन सब की। उनमें से कुछ लोगों की जो ब्लड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज़ आया, और उनको एट अ टाइम उसी टाइम आपने देखा कि जिनका ब्लड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ है उनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ मौजूद है कि नहीं। तो ऐसे स्टडी को जो हम एट अ टाइम इफेक्ट एंड काज दोनों को देखें, स्टडी करें, तो ऐसे स्टडी को हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास कोहॉर्ट स्टडी। सो कोहॉर्ट स्टडी को प्रॉस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। अब कोहॉर्ट स्टडी में हम क्या करते हैं कि काज जो है वो हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन इफेक्ट जो है ये मौजूद नहीं होता है, ये हमने फाइंड करना होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन तीनों स्टडी में हम काज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप मालूम करते हैं, ठीक है। सो कोहॉर्ट स्टडी में काज जो है वो मालूम है लेकिन इफेक्ट मालूम नहीं है, ठीक है, कि इसका इफेक्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल किसी कम्युनिटी में लोग जो है वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं फ्यूचर में जाके देखूंगा कि ये लोग जो स्मोकिंग कर रहे हैं फ्यूचर में जाके इनको जो इफ़ेक्ट है, अब स्मोकिंग का इफ़ेक्ट क्या है, लंग कैंसर, कि इनको लंग कैंसर होता है कि नहीं, ठीक है। तो जब मैं प्रेजेंट में मेरे पास काज मौजूद है और फ्यूचर में मैं इफ़ेक्ट या डिजीज़ जो है वो देखूंगा कि वो अराइज हो रहा है कि नहीं, उनको ये लंग कैंसर होता है कि नहीं। तो ऐसे स्टडी को जो जिसमें हमारे पास काज मालूम होता है और हमने इफ़ेक्ट फाइंड करना होता है, जिसमें हम प्रेजेंट से टूवर्ड्स द फ्यूचर जाते हैं, ठीक है, इफ़ेक्ट को मालूम करने के लिए। सो ऐसे स्टडी को हम क्या कहते हैं, कोहॉर्ट स्टडी। अब तीसरा है केस कंट्रोल। सो केस कंट्रोल स्टडी जो है ये अपोजिट है कोहॉर्ट स्टडी का। केस कंट्रोल स्टडी को रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं, एंड इसमें हमारे पास इफ़ेक्ट मालूम होता है, डिजीज़ जो है वो मालूम होता है, और हमने काज जो है ये फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ेक्ट क्या था, वो एग्जांपल में हमारे पास लंग कैंसर, ठीक है। इसमें प्रेजेंट टाइम में आपके पास लंग कैंसर कुछ लोगों में जो है वो मौजूद है, और आप पास्ट में यानी माजी में जाके देखो कि ये लोग जो है ये क्या कर रहे थे, एक्सपोजर क्या था, इसका काज जो है ये क्या हो सकता है कि इस लोगों को
लंग कैंसर हो गया। सो जब आप प्रेजेंट से टूवर्ड्स पास्ट जाते हो, माजी की तरफ जाते हो, और इफेक्ट या डिजीज़ आपको मालूम हो और आप काज मालूम करना चाहें, सो ऐसे स्टडी को हम केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखें, इन तीनों में काज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप की बात हो रही है, लेकिन केस क्रॉस सेक्शनल में हम एट अ टाइम काज एंड इफेक्ट जो है वो देखते हैं। कोहार्ट में काज मालूम है, हम इफेक्ट मालूम करना चाहते हैं, जबकि केस कंट्रोल में इफेक्ट जो है वो मालूम है और हम पास्ट या माजी में जाके काज या एक्सपोजर जो है वो फाइंड करना चाहते हैं इस स्टडी में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है हमारे पास इस ग्राफ में, ये टाइम जो है फ्रॉम लेफ्ट साइड टूवर्ड दी राइट साइड जा रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम देखेंगे कोहार्ट स्टडी में को, अच्छा, इसमें हमारे पास काज की जगह कहीं जो है वो एक्सपोजर का वर्ड जो है वो यूज़ होता है, एंड आउटकम में हमारे पास क्या होता है, डिजीज़। ठीक है, सो एक्सपोजर कोहार्ट स्टडी में मैंने आप लोगों को बताया था कि काज जो है वो मालूम होता है। सो हम एक्सपोजर या काज से टूवर्ड्स दी आउटकम जा रहे हैं। ठीक है, हम टाइम के साथ साथ जा रहे हैं। प्रेजेंट में हमारे पास काज जो है वो मौजूद है, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग लोग कर रहे हैं, और पास्ट में फ्यूचर में जाके हम आउटकम देखें कि इनको लंग कैंसर हो रहा है कि नहीं, या इनको स्मोकिंग की वजह से क्या आउटकम जो है वो मिलेगा, तो ऐसे स्टडी को हम कोहार्ट स्टडी कहते हैं। केस कंट्रोल स्टडी इसका बिल्कुल अपोजिट है, ये टाइम का बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास आउटकम तो मालूम होता है, लंग कैंसर जो है वो मौजूद है, डिजीज़ जो है वो फाइंड है, पता है हमें, लेकिन हमने क्या करना है कि एक्सपोजर मालूम करना है कि इनको जो लंग कैंसर हो गया है इसका काज क्या है, एक्सपोजर क्या था इन लोगों का कि इनको लंग कैंसर हो गया। जबकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है वो एक्सपोजर एंड आउटकम जो है वो उसी वक्त समल्टेनियसली दोनों को एट अ टाइम जो है वो हम देखते हैं, एक्सपोजर एंड आउटकम। अच्छा, अब केस रिपोर्ट इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि द प्रोफाइल ऑफ अ सिंगल पेशेंट इज रिपोर्टेड इन डिटेल बाय वन आर मोर क्लिनिशियंस। ठीक है, अब देखें, पेशेंट जो है वो सिंगल है। ठीक है, सिंगल पेशेंट का जब हम रिपोर्ट जो है वो देखेंगे, तो ऐसे स्टडी को हम केस रिपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन 1961 अ पब्लिश्ड केस रिपोर्ट ऑफ अ 40-year-old वोमेन who developed pulmonary embolism after beginning use oral contraceptive। ठीक है, कि 1961 में 40 year old एक वोमेन थी। ठीक है, उसको क्या हुआ था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कब, आफ्टर बिगिनिंग यूज़ ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल कंट्रासेप्टिव जो है उसने यूज़ कर दिए, और उसके बाद उसको क्या हुआ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो एक स्पेसिफिक पर्सन में आप एक केस जो है वो स्टडी करते हो, सो ऐसे स्टडी को क्या कहते हैं, केस रिपोर्ट स्टडी। इसके बाद है हमारे पास केस सीरीज। सो केस सीरीज एन इंडिविजुअल केस रिपोर्ट दैट हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड अ नंबर ऑफ पेशेंट विद अ गिवन डिजीज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल केस है, डिजीज जो है वो सेम है, लेकिन पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो इंक्रीज हो गए। फॉर एग्जाम्पल, इन लॉस एंजलिस 5 young homosexual men previously healthy were diagnosed with pneumocystis carinii pneumonia in 6 month period। यहाँ पर आप देखें, 5 young homosexual men पेशेंट जो है वो इंक्रीज हो गए, जबकि डिजीज जो है वो सेम है, निमोसिस्ट केरेनी निमोनिया। इकोलॉजिकल और कोरिलेशन, इकोलॉजिकल, होल पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, होल पॉपुलेशन पर अब हम आ गए। ठीक है, इसमें हम एक सिटी की पॉपुलेशन, एक विलेज की पॉपुलेशन, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन की जो है वो हम एनालिसिस करते हैं। सो ऐसे स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल स्टडीज़। फिर है हमारे पास, ये तो था हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी। अब दूसरा है एनालिटिकल स्टडीज़। सो एनालिटिकल स्टडी में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कोहार्ट, जिसको हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। इसमें बिगिन विद एन एक्सपोजर। ठीक है, इसमें हम एक्सपोजर से जो है वो शुरू करते हैं, मीन की एक्सपोजर मालूम होता है, और हम इफेक्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। अब स्मोकर एंड नॉन स्मोकर जो है ये एक्सपोजर है। ठीक है, मीन की स्मोकर्स जो है वो स्मोकिंग कर रहे हैं,
एंड नॉन स्मोकर जो है वो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। अब ये एक एक्सपोजर है। अब फ्यूचर में जाके मैं देखूंगा कि जो स्मोकर्स है उनमें से कितनों को लंग कैंसर हो गया है और कितनों को नहीं हो गया है, और जो नॉन स्मोकर्स है उनमें से कितनों को लंग कैंसर हो गया है और कितनों को नहीं हो गया है। डिपेंड करता है आपके स्टडी के ऊपर। अब दूसरा है केस कंट्रोल। सो केस कंट्रोल इज रेट्रोस्पेक्टिव बिगिनिंग विद आउटकम। आउटकम मालूम है, डिजीज मालूम है, ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, एक्सपोजर या काज। फॉर एग्जांपल कैंसर केसेस एंड हेल्दी कंट्रोल्स, ठीक है। कैंसर केसेस हैं, ठीक है, और वो आपने ले लिए, एंड हेल्दी कंट्रोल्स आपने ले लिए, हेल्दी पीपल्स, एंड इसके साथ साथ वो लोग जिनको कैंसर हो गया था। अब पास्ट में जाके, क्योंकि केस कंट्रोल स्टडी में हमें पास्ट में काज देखते हैं, एक्सपोजर देखते हैं। पास्ट में आप देखोगे कि जिन लोगों को कैंसर हो गया है उनका एक्सपोजर क्या था, एक्सपोजर या काज जो है वो क्या था। जबकि हेल्दी कंट्रोल्स में उनमें जो है उनका एक्सपोजर या काज जो है वो क्या था। ये दोनों जो है ये आप कंपैरिजन करोगे इनमें। सो कोहार्ट स्टडी में आप लोग देख सकते हो कि पॉपुलेशन पीपल विदाउट डिजीज, डिजीज जो है वो मालूम नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक्सपोजर मालूम है। इसमें हम वो लोग भी देखेंगे जो एक्सपोज्ड है और वो लोग भी देखेंगे जो नॉट एक्सपोज। फॉर एग्जांपल वही स्मोकिंग की एग्जांपल देखते हैं कि स्मोकिंग जो है वो एक्सपोजर मौजूद है, ठीक है। उसमें स्मोकिंग में कुछ लोग जो है वो स्मोकिंग कर रहे हैं, वो एक्सपोज्ड है, ठीक है, और कुछ लोग जो है वो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, वो नॉट एक्सपोज्ड। सो फ्यूचर में जाके आप लोग देखोगे कि जो स्मोकिंग कर रहे थे उनमें से कुछ को डिजीज़ हो गया होगा और कुछ को नहीं, ठीक है। और नॉट एक्सपोज्ड में आप देखोगे कि कई लोगों को डिजीज़ जो है वो नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक डिजीज़ का बहुत सारे काजेज हो सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर जो है वो काज करता है। स्मोकिंग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काजेज जो है वो मौजूद है जो लंग कैंसर जो है वो काज कर सकता है। सो ऐसे लोगों भी आप लोगों को मिलेंगे जो एक्सपोज तो नहीं है लेकिन उनको लंग कैंसर जो है वो हो गया होगा। अब वही है कि स्टडी पॉपुलेशन फ्री ऑफ डिजीज, ठीक है। फैक्टर जो है प्रेजेंट, एक ग्रुप आपने वो लिया जिसमें फैक्टर प्रेजेंट है, दूसरे में फैक्टर एब्सेंट है। अब फैक्टर एब्सेंट उनमें से भी आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जिसको डिजीज़ हो गया होगा, और ऐसे भी मिलेंगे जिसको डिजीज़ नहीं हुआ होगा। फैक्टर प्रेजेंट इसमें भी डिजीज़ फ्यूचर में जाके आपको मिलेगा, जबकि ऐसे केसेस भी मिलेंगे जिसको नहीं हो गया होगा, ठीक है। और कोहार्ट स्टडी आप लोग देख सकते हो कि हम प्रेजेंट से टुवर्ड्स द फ्यूचर जाते हैं टू फाइंड काज आर एक्सपोजर ऑफ डिजीज। एडवांटेजेस ऑफ कोहार्ट स्टडीज कैन एस्टेब्लिश पॉपुलेशन बेस्ड इंसिडेंस, ठीक है। इसमें आप पॉपुलेशन बेस्ड इंसिडेंस मालूम कर सकते हो, ठीक है, कि न्यू केसेस जो है वो कितने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको एक्सपोजर मालूम है और उसके बाद उसके ऊपर आपकी नज़र होगी और आप एक एक केस जो है वो गिनोगे, ठीक है। सो उसकी वजह से आपको इंसिडेंस जो है वो मालूम होगा। एक्यूरेट रिलेटिव रिस्क रेशो एस्टिमेशन, रिस्क रेशो जो है वो भी आपको मालूम होगा कि जो एक्सपोज्ड है वो उनमें से कितनों को डिजीज़ हो गया और जो नॉट एक्सपोज्ड है उनमें से कितनों को डिजीज़ हो गया, ये भी आप मालूम कर सकते हो। कैन एग्जामाइन रेयर एक्सपोजर एस्बेस्टोस लंग कैंसर, इससे आप रेयर एक्सपोजर जो है, अब इस एस्बेस्टोस जो है ये एक एक्सपोजर है, ठीक है। एस्बेस्टोस इसमें होता है फिब्रस सिलिकेट मिनरल होते हैं, ठीक है, इसमें। और इसका एस्बेस्टोस का जो एक्सपोजर है वो है ये सीमेंट्स या ये जो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, यही जो है ये अंदर लंग्स में जाके एस्बेस्टोस क्रिएट करता है और उस एस्बेस्टोस की वजह से क्या होता है, लंग कैंसर। अब कोहार्ट स्टडी में आप ऐसे एक्सपोजर का भी को भी एग्जामाइन कर सकते हो जो बिल्कुल रेयर है। अब एस्बेस्टोस जो है ये बहुत रेयर है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। टेम्पोरल रिलेशनशिप कैन बी इन्फर्ड प्रस्पेक्टिव डिज़ाइन। अब टेम्पोरल रिलेशनशिप क्या होता है, ये डिजीज एक्सपोजर एंड काज के बीच में जो रिलेशनशिप है
मीन कि आप सबसे पहले एक्सपोज होंगे, फिर काज जो है वो आएगा, और फिर जाके डिजीज़ अगर होगा। इनके बीच में एक ये रिलेशनशिप है, ठीक है। इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? टेम्पोरल रिलेशनशिप। और इसके साथ साथ इसमें हम ड्यूरेशन भी देखते हैं कि एक डिजीज मीन के ये एक्सपोज्ड कब हुआ था, और इसको इस पर्टिकुलर पर्सन को डिजीज़ कब हो गया था। इसके बीच में जो ड्यूरेशन है, जिसको हम लेटेंट फेज भी कहते हैं, इसको हम टेम्पोरल रिलेशनशिप में इसकी भी रिलेशनशिप जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। सो टेम्पोरल रिलेशनशिप कैन बी इन फॉर प्रोस्पेक्टिव स्टेट डिज़ाइन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेम्पोरल रिलेशनशिप में कोहार्ट स्टडी में सबसे पहले आपको एक्सपोजर मालूम होगा, फिर जाके जाके आपको काज मालूम हो जाएगा, और फिर जाके आप डिजीज़ जो है वो फाइंड करोगे। तो ये रिलेशनशिप जो है ये आपको यहाँ पर इसलिए मिल सकता है। टाइम टू इवेंट एनालिसिस इज पॉसिबल, मीन के एक्सपोजर कब हो गया और डिजीज़ जो है वो कब अराइज हो गया, इसके बीच में आप एनालिसिस जो है वो कर सकते हो। कैन बी यूज्ड वियर रेंडमाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। जहाँ पर रेंडमाइजेशन जो है अगर वो पॉसिबल ना हो, मीन कि आप रेंडमली अपने पार्टिसिपेंट जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पर, वहाँ पर भी ये पॉसिबल है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क फैक्टर्स अफेक्टेड बाय क्वांटिफाइड, इसमें आप रिस्क फैक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो शिद्दत है, वो आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको एक्सपोजर मालूम है और आप डिजीज़ फाइंड करना चाहते हो, इसके ऊपर आपका नज़र होगा। सो आप इसकी शिद्दत जो है, इसका इंसिडेंस जो है वो भी आप फाइंड कर सकते हो। सिलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन बायसेस आर डिक्रीज, इसमें जो सिलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन बायसेस होते हैं, जो उसमें तजाद होता है, ठीक है, वो जो है वो डिक्रीज होता है। मल्टीपल आउटकम्स कैन बी स्टडीड, आप देखें इसमें आप मल्टीपल आउटकम्स, मल्टीपल डिजीज़ जो है वो आप स्टडी कर सकते हो। मीन की स्मोकिंग एक एक्सपोजर है, ये मालूम है आपको कोहार्ट स्टडी में, और आप फ्यूचर में देखोगे कि कुछ लोगों को लंग कैंसर हो गया होगा, कुछ लोगों को COPD हो गया होगा, और कुछ लोगों को लेरिंग्स कैंसर जो है वो हो गया होगा। सो ये सारे जो है ये एडवांटेजेस थे कोहार्ट स्टडी के। अब डिसएडवांटेजेस में है, लेंथी एंड एक्सपेंसिव होता है कोहार्ट स्टडी, may required very large samples, not suitable for rare diseases, not suitable for diseases with long latency, ठीक है। अब लॉन्ग लेटेंसी की जो डिजीज़ होती है, जिसका जो लेटेंट फेज है वो बहुत इंक्रीज होता है, लाइक ये एस्बेस्टोज एंड लंग कैंसर की जो बात हो रही थी, इसका जो लेटेंट फेज है वो है अबाउट 15 to 25 ईयर्स। अब एस्बेस्टोज एक्सपोजर है, लंग कैंसर डिजीज़ है, एस्बेस्टोज आपको मालूम हो गया, ठीक है। अब आप 15 से 25 साल बाद जाके देखोगे कि इनमें से किसको लंग कैंसर होता है, किसको नहीं होता है। सो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसका जो जिस डिजीज़ का लेटेंसी फेज जो है वो ज़्यादा हो, लॉन्ग हो, तो इसके लिए ये सुइटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, इस दौरानिया में, इस ड्यूरेशन में बहुत सारे बैरियर्स जो है वो आ सकते हैं। Unexpected environmental changes may influence the situation. Non-response migration and loss to follow-up biases, sampling, ascertainment and observer biases are still possible. So ये जो है ये disadvantages है कोहार्ट स्टडी के। अब प्रस्पेक्टिव स्टडी, कोहार्ट स्टडी, इसमें देखे आप एक्सपोजर, फिर आपने स्टडी जो है वो शुरू कर दी, डिजीज़ अकरेंस से पहले डिजीज़ जो है ये फाइंड आपने करना है कि डिजीज़ जो है ये अकर हो रहा है कि नहीं। ये आप एक्सपोजर से पहले भी स्टडी आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड एक्सपोजर की बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हो कोहार्ट स्टडी में, लेकिन डिजीज़ अकरेंस जो है ये आपने देखना है। फिर रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी, जिसको हम केस कंट्रोल स्टडी भी कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सपोजर, डिजीज़ अकरेंस, डिजीज़ जो है ये अगर हो गया है, उसके बाद आपने स्टडी जो है ये स्टार्ट कर दी, और यहाँ पर आप आके आप फिर एक्सपोजर जो है वो देखोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोगों को लंग कैंसर हो गया है, फिर आपने स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दी, फिर आप फाइंड करना चाहते हो कि एक्सपोजर क्या था, क्यों इन लोगों को लंग कैंसर जो है वो हो गया है। केस कंट्रोल स्टडी वही है कि पॉपुलेशन, अच्छा, इसमें भी आप दो ग्रुप लोगे, एक वो केसेस जिसमें वो डिजीज़ मौजूद हो, जिसमें वो लंग कैंसर जो है वो मौजूद हो, और कंट्रोल ग्रुप जो है उनमें लंग कैंसर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। फिर आप देखोगे
कि जो कंट्रोल ग्रुप थे वो एक्सपोज, उसमें कुछ लोग जो है वो आपको एक्सपोज मिलेंगे लेकिन उनको लंग कैंसर नहीं हुआ है, और कुछ जो है वो एक्सपोज नहीं थे। जबकि इसमें केसेस में आपको ऐसे केसेस में मिलेंगे जो एक्सपोज थे, ठीक है, उनको लंग कैंसर हो गया है, और कुछ ऐसे केसेस भी आपको मिलेंगे जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहे थे, जो एक्सपोज नहीं थे, लेकिन उनको भी लंग कैंसर हो गया होगा। सो मैंने पहले भी बताया कि एक डिजीज़ का कोई एक काज नहीं होता है, सो मेनी काजेज हो सकते हैं। अब केस कंट्रोल स्टडी वही बात हो रही है कि पॉपुलेशन विद आउटकम, मीन कि केसेस हैं, ठीक है, डिजीज़ प्रेजेंट है, आउटकम मौजूद है, एक्सपोजर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो एक्सपोजर जो है जो आप पास्ट या प्रेजेंट में देखोगे, ठीक है, सो उनमें आपको एक्सपोजर जो है वो आपको नहीं मिलेगा, और कुछ लोग जो है वो आपको एक्सपोज मिलेंगे। वही जो है वो पहले स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया वही बात हो रही है। सिंपल ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल में जो है नो आउटकम डिजीज़ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है वो आपको एक्सपोज मिलेंगे और कुछ लोग जो है आपको एक्सपोज नहीं मिलेंगे। एडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडीज़, चीप इजी एंड क्विक स्टडी है ये। मल्टीपल एक्सपोजर कैन बी एग्जामाइंड, ठीक है, इसमें आप फॉर एग्जांपल आपको डिजीज़ जो है वो मालूम है, लंग कैंसर आपको फॉर एग्जांपल मौजूद है, आप पास्ट में जाके देखोगे आपको बहुत सारे एक्सपोजर, बहुत सारे कासेस जो है वो मिलेंगे लंग कैंसर के। रेयर डिजीज एंड डिजीज़ विद लॉन्ग लिटेंसी कैन बी स्टडीज, अब जो जिस डिजीज़ का लिटेंसी फेज है वो अगर इंक्रीज है, वो भी लॉन्ग है, वो आप स्टडी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको डिजीज़ जो है वो तो मालूम हो गया, उसके लिए आपको 25 साल जो है वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ एस्बेस्टोस एंड लंग कैंसर, लंग कैंसर आपको मालूम हो गया, अब जाके आप एक्सपोजर देखो कि ये जो लोग थे ये एस्बेस्टोस, अगर आप मालूम करना चाहते हो कि ये कहीं ये लंग कैंसर ये एस्बेस्टोस की वजह से तो नहीं हुआ है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में ये फाइंड कर सकते हो कि इन लोगों को जो लंग कैंसर हो गया है वो एस्बेस्टोस की वजह वजह से हुआ है। Suitable when randomization in unethical alcohol and pregnancy outcome. So these are the advantages of case control studies. Now disadvantages of case control studies, केस एंड कंट्रोल सिलेक्शन ट्रबलसम, ठीक है। अब देखें इसमें आपने केसेस भी, केस ग्रुप भी लेना होगा जिनमें डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट है, और वो ग्रुप भी लेना होगा जिसमें डिजीज़ प्रेजेंट नहीं है, और फ्यूचर में जाके आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे, सो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। सब्जेक्ट टू बायस सिलेक्शन, रिकॉल एंड misclassification, direct incidence estimation is not possible, temporal relationship is not clear, ठीक है। टेम्पोरल रिलेशनशिप, एक्सपोजर, कॉज एंड डिजीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपको क्लियर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिजीज़ तो मालूम है, ठीक है, लेकिन आप पास्ट में जाके आप एक स्पेसिफिक एक्सपोजर या एक स्पेसिफिक काज जो है वो आप नहीं बता सकते कि ये इसकी वजह से हो गया है, क्योंकि सो मेनी काजेज एंड सो मेनी एक्सपोजर जो है वो आपको मिलेंगे। मल्टीपल आउटकम्स कैन नॉट बी स्टडीड, मल्टीपल आउटकम, बहुत सारे आउटकम, बहुत सारे डिजीज़ पर आप एट अ टाइम जो है वो आप काम नहीं कर सकते। इफ़ द इंसिडेंस ऑफ एक्सपोजर इज़ हाई, it is difficult to show the difference between cases and controls. Reverse causation is a problem in interpretation. So इसमें आप रिवर्स कॉसेशन करते हो, मीन कि आउटकम से आप जाते हो काज की तरफ, रिवर्स जाते हो, सो ये जो है ये इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एप्लीकेशन एक्सरसाइज है ये। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है ये हमने बात की थी कि जब हम आउटकम एंड एक्सपोजर की एट अ टाइम, जब हम बात करते हैं डिजीज़ एंड काज की एट अ टाइम जो है वो मालूम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। मेजरमेंट ऑफ रिस्क एंड आउटकम एट द सेम टाइम। क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है द ओनली स्टडी कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग प्रीविलेंस, मीन कि टोटल जो केसेस है वो आप मालूम कर सकते हो क्रॉस सेक्शनल स्टडी से, क्योंकि आप एट अ टाइम जो है दोनों मालूम करना चाहते हो। फिर ये एप्लीकेशन एक्सरसाइज छोड़ दी। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, चीप एंड क्विक स्टडी है क्रॉस सेक्शनल, डेटा इज फ्रीक्वेंटली अवेलेबल थ्रू करंट रिकॉर्ड और स्टेटिस्टिक्स, आइडियल फॉर जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस। डिसएडवांटेजेस है द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द काज एंड द इफेक्ट कैन नॉट बी
डिटरमाइंड। क्रॉस सेक्शनल में आप काज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द काज एंड द इफेक्ट कैन नॉट डिटरमाइंड। इफेक्ट एंड काज के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो इम्पॉर्टेंस है, वो आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये एक शार्ट जो है स्टडी होती है, स्नैप शॉट स्टडी जिसको हम कहते हैं। तो इसमें आप इतना मुआवजा जो है वो नहीं कर सकते बिटवीन काज एंड इफेक्ट। टेम्पोरल वीकनेस कैन नॉट डिटरमाइन इफ काज प्रीसीडेड द इफेक्ट और द इफेक्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द काज। इसमें आप टेम्पोरल वीकनेस जो है उसमें भी कन्फ्लिक्ट आते हैं कि ये जो काज है, मीन के कोई डिजीज़ जो है वो उसका काज जो है वो क्या हो सकता है, या वो काज जो है वो इस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, या वो इफेक्ट इफेक्ट काज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या काज इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो है ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो इन क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। द रूल्स ऑफ कंट्रीब्यूटरी काज कैन नॉट बी फुलफिल्ड। इसके बाद लास्ट में है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। सो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं: रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, फील्ड ट्रायल्स एंड कम्युनिटी ट्रायल्स। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जो है ये वो ट्रायल्स होते हैं जिसमें हमारे पास ये हम रैंडमली एक ऐसे पार्टिसिपेंट को जो है वो उसके ऊपर, अच्छा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमने बात की थी कि इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाता है, इसमें हमारे पास इंटरवेंशन जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। अब वो उस इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट को उसकी इफ़ेक्टिवनेस मालूम करने के लिए हम जो स्टडी करते हैं उसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहते हैं। सो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स वो ट्रायल जो हम रैंडमली किसी पार्टिसिपेंट्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं और उनमें जो है वो उनको जो है वो ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन जो है वो दे देते हैं, ठीक है। और फिर हम इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं। इसको रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को अल्टरनेटिव नेम जो है इसका क्लिनिकल ट्रायल भी है एंड यूनिट ऑफ स्टडी जो है ये इसका पेशेंट्स है। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है ये वो स्टडी होगी जिसमें वो उन लोगों पर हम करेंगे जिसमें डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि दूसरा जो है वो फील्ड ट्रायल है। फील्ड ट्रायल जो स्टडी होती है उनमें डिजीज़ तो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हेल्दी पीपल्स को हम इंटरवेंशन जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि ये कितना जो है रिस्क फैक्टर को कम कर सकता है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास वैक्सीनेशन वगैरह, इम्यूनाइजेशन वगैरह जो है वो आ जाता है कि हम एक स्पेसिफिक फील्ड को, मीन फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को, या फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स को, या फॉर एग्जांपल नर्सेस के ऊपर जो है वो हम इंटरवेंशन जो है वो अप्लाई करते हैं और फिर हम इफ़ेक्टिवनेस जो है वो देखते हैं। सो ऐसे स्टडी को हम फील्ड ट्रायल्स देखते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट को फील्ड ट्रायल कहते हैं। कम्युनिटी ट्रायल जो है इसमें भी हमारे पास डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होगा, जब लेकिन ये हम ओवरऑल कम्युनिटीज़ के ऊपर जाके हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। फील्ड ट्रायल एंड कम्युनिटी ट्रायल में सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों में जो डिजीज़ है, जिन लोगों पर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनमें डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इंटरवेंशन जो है वो अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि रिस्क फैक्टर जो है वो मालूम होता है कि नहीं। और इनमें डिफरेंसेस ये है कि फील्ड ट्रायल जो है ये एक ख़ास फील्ड के ऊपर जो है वो हम अप्लाई करते हैं, जबकि कम्युनिटी ट्रायल में जो है ये हम एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के ऊपर जो है वो हम अप्लाई करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। अब ट्रायल के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले है ट्रायल, फिर उसके 2 टाइप्स है, कंट्रोल्ड एंड नॉट कंट्रोल्ड। अब यहाँ पर कंट्रोल्ड में हम 2 ग्रुप्स लेंगे, ठीक है। एक वो ग्रुप जिसमें डिजीज़ प्रेजेंट है, एक वो ग्रुप जिसमें डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो कंट्रोल ग्रुप को हम क्या देते हैं, ट्रीटमेंट, ठीक है। जबकि जो यानी कि वो ग्रुप जिसमें डिजीज़ प्रेजेंट है
उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं, जबकि दूसरा जो ग्रुप है जिसमें डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या देते हैं, प्लीसिबो, इनएक्टिव या नॉट थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट जो है वो हम देते हैं। ठीक है। सो इन दोनों का फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि इनमें जो डिजीज़ है वो प्लीसिबो से कम हो गया है या ट्रीटमेंट से कम हो गया है। प्लीसिबो से जब हम जस्ट हम मेंटल स्टेटस या जो बॉडी एंड माइंड का जो रिलेशनशिप है, जो वो सोचता है, जो उसका परसेप्शन है उस डिजीज़ के बारे में, वो हम मालूम करते हैं। ठीक है। जबकि नॉट कंट्रोल्ड ग्रुप जो है, वो ट्रायल जो है वो ट्रायल है जिसमें हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्टली उस ग्रुप को जो है वो दे देते हैं ये ट्रीटमेंट जिसमें डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट है। फिर कंट्रोल ग्रुप का टू टाइप्स है, रेंडमाइज्ड एंड नॉट रेंडमाइज्ड। ठीक है। रेंडमाइज्ड वो है जो हम पार्टिसिपेंट रेंडमली बस जो है वो हम सेलेक्ट कर देते हैं, जबकि नॉट रेंडमाइज्ड हम स्पेसिफिक जो है पहले से डिसाइड कर देते हैं कि भाई हमने ये पार्टिसिपेंट्स या ये ग्रुप जो है वो हमने सेलेक्ट करना है फॉर द एक्सपेरिमेंट। फिर रेंडमाइज्ड का मजीद टू टाइप्स है, ब्लाइंडेड एंड नॉट ब्लाइंडेड। अब ब्लाइंडेड वो ग्रुप है जिसमें उनको पता है कि ये ट्रीटमेंट जो है या इंटरवेंशन जो है वो मुझे क्यों दे रहे हैं, जबकि नॉट ब्लाइंडेड को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है। अब ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी का डिज़ाइन है, स्टडी पॉपुलेशन। ठीक है। एक ग्रुप को हम इंटरवेंशन दे देते हैं। ठीक है। और दूसरे ग्रुप को हम क्या देते हैं, रखते हैं कंट्रोल। ठीक है, जिसमें डिजीज़ प्रेजेंट नहीं है। इंटरवेंशन के बाद हम देखेंगे कि इसका आउटकम है कि नहीं, और कंट्रोल वाले ग्रुप में भी हम देखेंगे कि आउटकम जो है वो क्या है। कंट्रोल ग्रुप को हम बेसिकली प्लीसिबो देते हैं। बास्ट टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट को डिजीज़ जो है वो नहीं होता है, उसका पैथोलॉजिकल कोई वो नहीं होता है। ठीक है। लेकिन साइन सिम्टम से ऐसा लगता है कि इसको ये डिजीज़ है, लेकिन आप जनरली उसको कुछ मेडिसिन दे दो जो नॉट थेरेप्यूटिक हो, जो इनएक्टिव हो, वो उससे जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। सो ये जो है इसमें कंट्रोल ग्रुप में आपको मिलेगा कि इसका भी आपको कुछ लोग जो है वो इससे ठीक हो जाएंगे और कुछ जो है वो नहीं होंगे। अब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है ये भी फ्रॉम बेस लाइन टू फ्यूचर में हम देखते हैं कि कितना इफ़ेक्टिव जो है वो रहा हमारा मेडिसिन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिक्वायरमेंट, इंटरवेंशन, रेंडमाइजेशन, ब्लेंडिंग एंड कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के यूजफुल स्टडीज आर यूजफुल फॉर एवेल्युएटिंग न्यू ड्रग और अदर ट्रीटमेंट फॉर डिजीज़। ठीक है। कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी से हम क्या एवेल्युएट करते हैं, new drug or other treatment for disease, new medical health care technology, methods of prevention, methods of health promotion, new health protection policies, programs for screening and diagnosis, methods of providing health care, new health care policies. So ये जो है ये हम evaluate करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। एथिकल कंसिड्रेशंस कुछ आ जाते हैं जो हेल ने कुछ क्वेश्चन जो है 1977 में उसने अराइज किए थे कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये एथिकली ये सही है कि नहीं, इज़ प्रोपोज ट्रीटमेंट सेफ। ठीक है। आप किसी को ट्रीटमेंट के लिए प्रोपोज करो, क्या ये सेफ है। फॉर द सेक ऑफ ट्रायल कैन अ ट्रीटमेंट एथिकली बी विद हेल्ड, what patient may be brought into a trial and allocated randomly to treatments, is it ethical to use a placebo or dummy treatment, एक इनएक्टिव ट्रीटमेंट या नॉट थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट जो है वो आप किसी को देते हो, क्या ये एथिकली सही है। इज इट प्रॉपर फॉर द ट्रायल टू बी इन एनी वे मास्क। ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चन है, एथिकल क्वेश्चंस थे, हेल ने ये अराइज किए थे अबाउट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। अब लास्ट में इसके हमारे पास एडवांटेजेस है। सो द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, दे दस प्रोवाइड द मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड इफेक्ट। ठीक है। कि इसका जो रिलेशनशिप है बिटवीन एक्सपोजर एंड इफेक्ट, उसके लिए हमारे पास एक एविडेंस जो है वो आता है, एक एविडेंस जो है ये प्रोवाइड कर देता है।
Advantages: best evidence study design, no selection bias using blinding, controlling for possible confounders, comparable groups using randomization. अब इसके disadvantages: is the most expensive experimental study is the most expensive study design in term of money, time and number of patients. Most expensive study है experimental study. Issues of patient attrition and compliance may invalidate the result. अब बास्ट टाइम ऐसा होता है कि आप किसी पेशेंट को वो मेडिसिन दे दो, अगर उस मेडिसिन जाके इफ़ेक्टिव रहे लेकिन वो पेशेंट जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है, कि ये इफ़ेक्टिव था कि नहीं, तो यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा. सो ये भी एक इशू है. कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर एथिकल रीजंस, यूज ऑफ प्लेसिबो, हार्म outweighing benefits, zero tolerance for some exposures. So it's all about epidemiological methods or designs. अगर इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.